सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथ लेक्चर्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। ओके तो प्यारे बच्चों, आज हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए आज टेंजेंट फंक्शन के बारे में समझेंगे और देखते हैं कि टेंजेंट फंक्शन क्या है। इस टेंजेंट फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो टेंजेंट का या इनकी टेन फंक्शन का ये जो वास्तव में डोमेन और रेंज होता है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे यहाँ पर देख रहे हैं 0 अंश पर tan 0 अंश का मान कितना होता है आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ऐसे पता कर लेते हैं। tan थीटा बराबर आपको पता है sin थीटा बटे में cos थीटा, है ना। अगर साइन और कास के लिए 0 अंश का मान पता होगा तो आप tan 0 का अंश का मान पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 0 रखते हैं तो sin 0 और sin 0 बटे में यहाँ लिखते हैं कितना cos 0 अंश। sin 0 अंश का मान होता है 0 बटे में cos 0 अंश का मान होता है 1। 0 में 1 का डिवाइड कितना होगा 0, यानी 0 मतलब नॉट डिफाइंड नहीं 0, ठीक। तो 0 का मतलब है कि यही वैल्यू tan 0 अंश का मान भी 0 होगा, तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, पाई बटे 2 का मान कितना होगा। पाई बटे 2 पर tan पाई बाई 2 का मान होगा अनडिफाइंड, ठीक। तो इस तरह से ये कहाँ जाएगा अनडिफाइंड, मतलब ये चला जाएगा ऐसे, ये तो कहीं पर मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसे खींचते गया। दूसरी चीज़, यह 0 अंश पर जब 0 दे रहा था तो इधर से कहाँ से आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था, है ना। दूसरी चीज़, अब tan पाई पर कितना देगा, जैसे tan 0 अंश का मान है 0 तो tan पाई पर भी कितना होगा 0। उसी तरह से tan 3 पाई बटे 2 पर कितना होगा अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इस तरह से ये जो tan x का ग्राफ बन रहा है वो tan पाई बटे 2 पर क्या है नॉट डिफाइंड है। तो ये इधर से कहाँ से आता होगा माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, है ना, ये वाला। तो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। अब दूसरी चीज़, इसी का रिवर्स यानी उल्टा भी इधर भी तो इसका होगा माइनस में ऋणात्मक वाली वैल्यू में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पाई बटे 2 और पाई और ये 2 पाई 3 पाई बाई 2 पर हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं इससे हमें कुछ खासियत पता चल रही है। इसमें अगर इसके डोमेन पर ध्यान दें, इस वाले मुख्य मान शाखा में, अब इसकी बाद में बात करेंगे, तो मुख्य मान शाखा में पाई बटे 2 पर कितनी वैल्यू मिलती है नॉट डिफाइंड। तो ये एकदम सीधा ऐसे हमने खींच दिया। और इधर से ये वाली जो वैल्यू है माइनस पाई बटे 2, इस पर कहाँ से ये आ रहा होगा माइनस नॉट डिफाइंड यानी कि माइनस इनफाइनाइट से। तो इस प्रकार से इसमें हर एक वैल्यू पर देख रहे हैं ना, हर एक वैल्यू पर अगर हम इस माइनस पाई बटे 2 से लेकर के पाई बटे 2 तक का एक लिमिट ले लें तो उस लिमिट के अंतर्गत ये tan x का फंक्शन क्या हो जाता है 1 onto फंक्शन बन जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप sin x का ग्राफ पढ़े थे और cos x का ग्राफ पढ़े थे। तो sin x में भी हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का लिमिट लेकर के उस sin x वाले के ग्राफ को 1 onto बना दिया था, वैसे यहाँ पर है। अब इसकी रिवर्स की बात करते हैं। हमारा तो टारगेट है कि इस tan x का tan इनवर्स प्राप्त करना। तो tan इनवर्स प्राप्त करने का मतलब बिल्कुल वैसे ही आप सिमिलरली sin x और cos x का जो ग्राफ पढ़ कर आए हैं एकदम वैसे ही आपको काम करना है। आप इसको ऐसे पकड़िए, अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे इसको रिवर्स कर दीजिए, है ना, बिल्कुल आसान है। तो इसको पकड़ने में मतलब कि इसको घुमाने में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समय लगेगा। अब ये समझिए, जब यहाँ पर tan x का डोमेन माइनस पाई बाई 2 था तो यह इनवर्स में क्या बन गया रेंज बन गया।
यानी कि इसका हमने उल्टा कर दिया। फिर इसका जो रेंज रियल नंबर था वो इसका क्या बन गया, डोमेन, यानी हमने इस रेंज को डोमेन बना दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर भी तो वही दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष पर जो हमने डोमेन लिखा है वही इस इन्वर्स में क्या बन गया, वाई अक्ष पर रेंज बन गया। और जो वैल्यू वाई अक्ष पर रियल नंबर के रूप में आ रही है वह मान इसमें डोमेन बन गया, यानी रियल नंबर। तो वैसे ही हमें करना क्या है, जब हम इस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए रिवर्स कर दे रहे हैं तो इस फंक्शन को भी अब रिवर्स कर दो, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ऐसे पकड़ो और एकदम ऐसे घुमा दो। और साथ में ध्यान रखिएगा रिवर्स पूरी तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि हमें यहाँ पर एक ऐसा दर्पण लगाना पड़ता है जो इस प्रतिबिंब को उल्टा करके दिखाता हो, यानी इसमें नहीं, हमें इस tan x के फंक्शन में ऐसा एक रिवर्स के दिखाना पड़ता है, ऐसा, ठीक है। हमने तो डायरेक्ट घुमा दिया है, इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ अगर दर्पण लगा देती और लगाने की बाद घुमाती तो हमें इसका प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है ना। इसको ऐसे रिवर्स करने पर ये वास्तव में नहीं प्राप्त होगा, बल्कि यहाँ दर्पण लगाया तो ये वाला जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे, यह क्या बन जाएगा, ये किधर आएगा दर्पण में, इस साइड में, मतलब कि ऐसे उलट जाएगा, ऐसे है तो ऐसे उलट जाएगा, देखो एकदम ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से हमें इस tan x का रिवर्स tan इनवर्स x का ग्राफ रख जाता है। अब वही वाली खासियत बात इसमें भी थी है, इसमें भी यही देख रहे हैं कि हम जब इस पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की लिमिट ले लिए तो इस पर हमें समान रूप से कोई वैल्यू नहीं मिली, अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही है। अगर जीरो की वैल्यू देखिए तो जीरो है, और आगे बढ़ चले तो यहाँ पर इसकी कुछ और वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ और मिलेगा। हर स्थान पर, हर बिंदु पर इसका अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यह tan x का जो ग्राफ है उस ग्राफ में हमें लिमिट लेने पर इसका जो ग्राफ है वो 1 1 and 2 बन जाता है, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये अपने आप 1 1 and 2 होगा, क्योंकि यहाँ से वो बन करके गया है, ठीक। आ रही समझ में बच्चों, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसमें वास्तव में इसके डोमेन क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं, है ना, जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, यानी कि प्रांत कहलाता है। और पुट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं रेंज, यानी कि परिसर, ठीक। समझ में आ रहा है। तो डोमेन में x, जो कि यहाँ लिखा है x अवयव है r का, मतलब x तो रियल नंबर है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2n+1। इस 2n+1 को बोलते हैं विषम गुणांक, और ये विषम गुणांक किसका नहीं होना चाहिए, π/2 का। तो आप देख पा रहे हैं π/2 का इसमें विषम गुणांक कैसे मिल रहा है, किस मान पर, अनडिफाइंड है, π/2 पर ना। फिर यहाँ से यहाँ किस पर, 3π/2, फिर यहाँ से किस पर मिलेगा, 5π/2 पर। इसका मतलब π/2, देखो लिख कर दिखा रहा हूँ, π/2 है कामा 3π/2 है कामा, फिर किस पर मिलेगा, 5π/2 पर। तो इसमें विषम गुणांक कहाँ है, मैं दिखा रहा हूँ। ये π/2 हमने कह दिया है कि π/2 का विषम गुणांक, इसको हमने कहा है कि ये विषम संख्या कहलाता है, जो आप लोग बहुपद में पढ़ कर आए होंगे, है ना। तो जब बहुपद में ये पढ़े होंगे कि 2n+1 को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम, और इस वाले को क्या बोलते हैं, 2n को बोलते हैं सम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल, और इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे ये इवन मल्टीपल है, मतलब विषम गुणज है। π/2 तो बाहर लिखा है, तो गुणे हम 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें भी π/2 है, और π/2 के आगे क्या लिखा है, 3। तो ये 3 क्या है, विषम है, मतलब
3 गुणा इसको पाई बटा में 2 लिखा जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें देख लो 5 गुणा पाई बटा में 2 लिख सकते हैं क्या, है ना। मतलब इसमें 1 विषम है, पाई बटे 2 के साथ जो 3 है वो भी क्या है, विषम है, पाई बटे 2 के साथ 5 ये भी क्या है, विषम है। इसीलिए इस विषम संख्या को हम यहाँ 2n+1 के रूप में लिख सकते हैं, जिस पर हमें क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब समझिए 2n+1 विषम कैसे होगा, इसको मैं बता सकता हूँ। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, करके देख लीजिए, है ना। मतलब 2 गुणा n की वैल्यू 1 रखा और ये +1, तो 2 का 1 में गुणा 2 और 2 में 1 जोड़ दिया, 3 आ गया, है ना। तीसरी चीज़ 5 प्राप्त करना है तो आप n के बाद जब 1 रखें तो n के बाद आप 2 रखिए, देखिए आ जाता है 2 गुणा n की वैल्यू 2 आप +1 आ गया, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक, अब 1 कैसे आएगा बताइए। हाँ, अब n की वैल्यू 0 रख दें, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 में 2 का गुणा 0, आज 0 में 1 जोड़ दीजिए 1। मतलब इस वाली संख्या को बोलते हैं विषम, और जब पाई बटे 2 का गुणा लिखा गया है तो इस पूरे को हम बोलेंगे विषम गुणज। किसका गुणज, पाई बटे 2 का। मतलब ये है कि जो डोमेन है इस tan x का, इस tan x के डोमेन में x तो रियल नंबर है, लेकिन क्या नहीं है, जिस पर हमें अनडिफाइन वाली वैल्यू मिल रही है। मतलब x नॉट इक्वल टू 2n+1 विषम गुणज किसका, पाई बटे 2 का, और साथ में n क्या है, इंटीजर। n की वैल्यू आप इंटीजर रख सकते हैं, जैसे हमने धनात्मक रखा है ना, n की वैल्यू 1 2 ऐसे रखा हूँ, उसी प्रकार से इसकी वैल्यू माइनस वाले इधर वाले भी रख सकते, तभी हमको ये माइनस में प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखने पर 0 रखने पर यहाँ पर 1 का गुणा जो था वो 1 प्राप्त हुआ, और फिर हमने रखा 1 तो 1 रखने पर हमें 3 पाई बटे में 2 यानी कि 3 प्राप्त हुआ, तो हम धनात्मक रखते जा रहे हैं। वैसे ही अब ऋणात्मक रखेंगे तो ये -1 -3 -5 -7 वगैरह वगैरह प्राप्त होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ समझ में आया। जब तक आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से नहीं समझते तब तक आपको सवाल लगाने नहीं आएंगे जी, क्योंकि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या समझिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए तो पूरी तरह से सवालों का आसान से लग जाएंगे, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो लिखा गया है, अच्छा इसका इन्वर्स प्राप्त किया ना, इस इन्वर्स में भी आप देख पा रहे हैं, इसमें ये देखिए पहले इसमें जो y बराबर tan x लिखा था, इसका हमने ये जो डोमेन लिखा है ये तो मुख्य मान शाखा है, क्योंकि इसका हमने जब 1 बना दिया तब जाकर के इसके मुख्य मान शाखा में हमें डोमेन के लिए लिमिट लेना पड़ा, नहीं तो वास्तव में इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, और यह x नॉट इक्वल टू इतना के बराबर ना होकर के भी ये रियल नंबर ही लिया गया है। ठीक, और इसमें रेंज देखिए, रेंज इसमें रियल नंबर क्यों है, क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यू प्राप्त हो रही है 0 पर 0 π/2 पर कितना अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड का मतलब इधर प्लस तक अनडिफाइंड अनंत है, तो कहाँ तक गया होगा 1 2 3 4 5 6, इधर कहाँ से आ रहा होगा -∞ से, मतलब माइनस वाली संख्या आप प्लस वाली संख्या सब मिलाकर क्या कहलाती है, रियल नंबर। इसीलिए हमको रेंज में रियल नंबर लेना है। ठीक, मतलब इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी। समझ में आ गया। अब इसके इन्वर्स में आइए, इन्वर्स में हमने कह दिया कि डोमेन जो होगा वो क्या बन जाएगा, रेंज, और रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा। अब समझिए, इस डोमेन में
हमें जो रियल नंबर, ये तो रियल नंबर प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। रेंज वहाँ पर क्या बन गया है, डोमेन। ये बिल्कुल सिंपल है, ये नहीं बदलता है, डोमेन बदलता रहता है। रेंज में आप जो भी देख रहे हैं इसको ही मुख्य मान, शाखा, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, tan इनवर्स अकेले बोला जाएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी वैल्यू आप निकालेंगे वह सभी वैल्यू इस परिसर के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमने बनाया है, क्या बनाया है, 1 1 and 2 फंक्शन, अन्यथा इसको हल नहीं किया जा सकता और ना ये 1 1 and 2 बनता। ठीक है, तो यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो लिखेंगे, इसको हटा देता हूँ ये, और यहाँ पर इस समझ में आया होगा, इसको भी हटा देता हूँ। ये तो फार्मूला आपको पता है, ठीक है। ये है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपकी कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। बहुत तो सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, हम सीधे सवाल पर हल कर लें। मेरा मकसद है कि पहले इस ग्राफ को अच्छी तरह समझाना। अगर आपको इसके बाद भी डाउट है तो आप क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चैप्टर को उठाइए और पूरी तरह से उसको रट डालिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके।